हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। जितने भी लोग आ रहे हैं सर, सीए इंटर वालों के लिए भी कुछ कीजिए सर। आप लोग शायद सो रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सीए इंटर वालों के लिए 15 चैप्टर का पूरा रिवीजन आज नहीं, आज से एक मैंने पहले अपलोड करके रखा है। कृपा करके जाके देखे। एमसीक्यू अपलोडेड है, क्वेश्चंस अपलोडेड है, पूरा रिवीजन अपलोडेड है। भाई साहब कहाँ हो आप लोग? अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का। कैसे हैं आप सारे? कैसे हैं? एक बच्चा आके कह रहा है एमटीपी इतना लेंदी क्यों आया है इस बार, मुझे एक क्वेश्चन करने में 40 मिनट लग गए। अब क्या होगा? वही होगा, मंजूर खुदा होगा। बराबर है क्या? इतना टेंशन क्यों लेता है? आप तो बहुत ही पंक्चुअल है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद से प्यार आ रहा है, शुक्रिया शुक्रिया हर्षिनी जी। कैसे हैं आप सारे? रिया, खुशबू, सुहाना, क्रिश, गर्व, हर्षिनी, शरद गुप्ता, सत्या, मंथन ठक्कर अहमदाबाद से वो प्यार भेज रहे हैं। रोशन माखीजा, इंटर का आएगा क्या? भाई इंटर का आके जा चुका है, थोड़ा सा चैनल पे जाके देखिए। इंटर का 1 महीने पहले आके जा चुका है। यस 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 यस, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राजू, तनिषा, श्रेष्ठ, नीलम गुप्ता, इशिता, क्रिएटिव मोटिवेशन जयपुर से हर्षा, गौरव पटेल, मानशा मालिक, कुलदीप शर्मा, प्रशांत, रुपिंदर कौर, स्नेहा, पीपीटी, प्रखर तिवारी, संजय, सीए जर्नी, मुस्तफा। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का। स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सब लोगों का। आपकी अगर इजाजत हो तो आज की चीज को मैं शुरू करना चाहता हूं। मजा आएगा। आज के भी क्वेश्चन ऐसे करारे करारे क्वेश्चंस निकाल के लाए ना, आप बोलोगे सर ये सारे क्वेश्चन तो कभी ना सुने ना कभी देखे, क्योंकि सिर्फ यही मिलेगा। आज मैं आपको बस बताना चाहता हूं, एक बार आप ऑडियो वीडियो बता दीजिए क्लियर है क्या? फटाफट आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है। आज का जो अपना यूनिट कवर होगा वो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 हमारा कवर होगा। कल अपन ने 3 यूनिट के कवरेज करके लिए थे, आज 3 यूनिट के कवरेज करके लेंगे, फिर कल स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके लेंगे। तो दोस्तों जो 4, 5, 6 है, यूनिट नंबर 4, 5, 6 उसके रैंडम क्वेश्चन में कराऊंगा। जो चैनल पे पहली बार आया, मैं बताना चाहता हूं हमारा ये 7 दिन का सीरीज चलेगा। नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट मिलेगा उसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे अपडेट्स आएंगे। क्या आपकी इजाजत है तो मैं शुरू कर सकता हूं? क्या आपकी इजाजत है तो क्या मैं शुरू कर सकता हूं? फटाफट बताइए, आपकी इजाजत है तो क्या मैं शुरू कर सकता हूं? सर इस सेशन में एमटीपी एक भी क्वेश्चन ले लेना। कोई बात नहीं भाई साहब, इस सेशन में हम एमटीपी नहीं, आज के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। एमटीपी अपन कल कर लेंगे, कोई बात है क्या? तुम्हारी सेवा पे तत्पर। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार। तुम लोग इतने लोग लाइव जुड़े रहते हो, वीडियो लाइक नहीं करते, तुम लोग नालायक लोग हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। आइए बात को सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मैं शुरू करना चाहता हूं। एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेट्स सी किसको किसको ये क्वेश्चन बनता है। रैंडम चलेगा। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 के ऊपर सवाल है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे पेश करता हूं। लिखता है, मीता है, मीता 19 साल की है, कॉलेज स्टूडेंट है, घर वालों से थोड़ा दूर रह रही है कोलकाता पे। उसको मेंटल इलनेस हो गया, सीवियर मेंटल इलनेस, सफर कर रही है सीवियर मेंटल इलनेस। पढ़ाई कर करके पागल हो गई है मीता, जिससे वो इनकेपेबल हो गई है अपने चीजों को करने के लिए। मैनेजिंग हर ओन अफेयर्स, अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है। उसके पेरेंट अवेयर हैं इसकी कंडीशन से, वो फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर रहे हैं उसकी एजुकेशन को, उसके लिविंग एक्सपेंस को, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे मीता के पेरेंट्स अनेबल हैं कि वो उसको नेसेसरी मेडिकल केयर और मेडिकल कंडीशन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग सेक्शन फटाफट बोल दिए, कुछ सेक्शन गलत बोले, बट मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपने सेक्शन तो बोल दिया, आप क्वेश्चन तो पूरा पढ़े ही नहीं। क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, यही तो गलती है, यही तो गलती है। स्टार्टिंग का पढ़े और जज कर लिए यही होगा, आगे का पढ़ के अब आंसर देना। चलिए देखते हैं। लिखता है, ड्यूरिंग दिस टाइम मीताज लैंडलॉर्ड, मीता के जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जहां पे वो रहती है, मिस्टर दास, उनने नोटिस किया कि इसकी हालत बहुत बेकार हो रही है और वो कंसर्न्ड हो गई है एकदम। बराबर है क्या? वो क्या हो गई है? कंसर्न्ड हो गया एकदम। और
उसने देखा कि मीता का जो मेंटल इलनेस है और रियलाइज किया कि शी इज नॉट रिसीविंग द नेसेसरी मेडिकल अटेंशन। कंसर्न हुआ, चिंता हुआ, मिस्टर दास ने उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गया, दवाइयां खरीद के दिया, सब जेन्युइन किया, गुड फेथ में किया, क्योंकि मीता खुद कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही मीता के पेरेंट्स को इस बारे से पता चला, मीता के पेरेंट्स को पता चला कि भैया दास ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, दवाइयां लेके दे रहा है, वो रिफ्यूज करते हैं टू रिम्बर्स हिम फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड। नहीं देंगे, बोले हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, हम ले दे के पढ़ाई उसका लालन पालन करवा पा रहे। दास को ऐसा हुआ कि यार मैंने तो इंसानियत के नाते सारी चीज की थी, अब मुझे ही मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। जब उसको अर्जेंट हेल्प करिए थी मैंने की, आज उसके माँ बाप मना करने। डिसाइड्स टू सीक लीगल रिकोर्स टू रिकवर हिज एक्सपेंस, यानी कि दास आपसे एडवाइस मांग रहा है, क्योंकि आप क्या है, महारथी हैं लॉ के। तो दास आपसे पूछ रहा है, आप सारे महान लोगों से पूछ रहा है कि बताइए दास को क्या सजेस्ट करोगे, क्या रेमेडी लॉ के अंदर दास को मिल रही है। ठीक है, आप सब सेक्शन का नाम तो बकायदा बता रहे हो कि भैया नेसेसरी सप्लाइड टू इनकेपेबल पर्सन, बट होगा क्या ये बताओ। सेक्शन लिख के, टाइटल लिख के तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, शरद गुप्ता का एक आंसर आया 68, ओनली द स्टेट ऑफ इनकॉम्पिटेंट पार्टी वुड बी लायबल फॉर नेसेसिटीज एक्सपेंसेस इनकर्ड और देम, ओनली स्टेट विल बी लायबल, मीता's प्रॉपर्टी विल बी लायबल, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट एंड माइनर, यस ही के रिकॉर्ड। एक जने 69 भी घुसा दिया इसमें, एक जने सेक्शन 11 भी घुसा दिया इसमें। सर प्लीज चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरा सबसे पहला सवाल है, आप बोल रहे हो स्टेट से, तो मीता का तो स्टेट है ही नहीं। कुछ दिख रहा है मीता का स्टेट कहीं पे भी? क्या मीता का कोई स्टेट दिख रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर कि मीता के पास कोई स्टेट है? आप पता है कहां से जज कर रहे हो? आप जज कर रहे हो इसके पहले जो एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पे माँ बाप के जाने की वजह से वो मेंटली इनस्टेबल हो गया था, तो आपको दिख रहा था वहां पे उसके पास घर भी है, उसके पास जेवरात भी है। आप उसी से आप उसको कनेक्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो उसके स्टेट से लायबल रहेगा। किधर है स्टेट? ज्वेलरी किधर है? स्टेट किधर है? क्वेश्चन में किधर स्टेट दिया है मेरे प्यारे? माँ बाप जिंदा है, वहां पे माँ बाप मर चुके थे, वो दादी के साथ रह रहा था, यहाँ पे माँ बाप जिंदा है, बराबर है। मेरे को पता है आप वहां से कनेक्ट करके ला रहे हो, बट मेरे को बताओ उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? उस क्वेश्चन के अंदर माँ बाप मर चुके थे, यहाँ पे माँ बाप जिंदा है। उस क्वेश्चन में माँ बाप ने घर छोड़ के गया था, ज्वेलरी छोड़ के गई थी, यहाँ पे माँ बाप के पास ही कुछ सारी चीजों की कमी है। एवरीबॉडी, मेरे को पता है आप कहां से कनेक्ट कर रहे हो, बराबर है क्या? उनका एलआर लायबल होगा। चलिए फटाफट मुझे बताएंगे क्या लगता है आपको, क्या होगा इस पे? ठीक है, विच क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 1 तो सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 68 तो आपने बखूबी बोला, नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, बराबर है। तो आप बताओगे कि ऐसा पर्सन जो कि इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इज सप्लाइड बाय नेसेसरीज बाय अनदर पर्सन, देन सच अनदर पर्सन कैन रिइंबर्स हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टेट ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, बराबर है। सबसे पहले क्या मीता इनकेपेबल है? द आंसर इज यस, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सर, वो सीवियर मेंटल इलनेस से सफर कर रही है। डन। तो सर इनकेपेबल तो है, क्या उसको नेसेसरीज सप्लाई किया गया? हाँ सर, मेडिकल दिया गया सर, ये नेसेसरीज है। किसने सप्लाई किया? दास ने सप्लाई किया। क्या दास सेक्शन नंबर 68 के हिसाब से इंटाइटल्ड है कि वो रिम्बर्स कर सकता है? हाँ कर सकता है, बट क्या दास मीता से कुछ पर्सनली मांगेगा? नहीं। क्या मीता के पेरेंट्स से कुछ पर्सनली मांगेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो दास किससे रिकवर कर सकता है? स्टेट से रिकवर कर सकता है मीता के, वो भी पर्सनली लायबल है। कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, क्योंकि कुछ स्टेट के बारे से बताया नहीं है, तो यहां पे प्रेजेंट केस पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि मिस्टर दास का जो ये नेसेसरीज है वो रिकवर नहीं कर सकता, अज्यूमिंग दैट कि मीता के पास कोई स्टेट है ही नहीं और पेरेंट्स ऑलरेडी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट में, पेरेंट्स की अथॉरिटी भी नहीं थी कि आप इसको नेसेसरीज दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे। अगर पेरेंट्स ऑथराइज कर देते तो आप पेरेंट्स से ले सकते थे, नेसेसरीज के लिए भी नहीं ले सकते पेरेंट्स से, चाहे ऑथराइज्ड हो चाहे ना हो। मतलब ऐसा कि अगर ऑथराइज नहीं है तो नेसेसरीज के लिए भी नहीं ले सकते।
सो कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, पेरेंट से मांग नहीं सकता, मीता से मांग नहीं सकता, उसके स्टेट से मांग सकता है, बट वी आर अज्यूमिंग क्वेश्चन में कहीं पे भी स्टेट दिया हुआ नहीं है, तो इस परिस्थिति में इसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं बचती, किसके पास, मिस्टर दास के पास। पॉजिटिवली अगर आंसर करना है तो आप वाला आंसर कर सकते हो। कैसा आप वाला आंसर, कि हाँ भाई उससे स्टेट से रिकवर करेगा और जाके उसको छोड़ दिया, स्टेट से रिकवर करेगा। कौन सा स्टेट, कैसा स्टेट, वो एग्जामिनर समझेगा, जिसका आंसर मैंने भी यहां पे दिया हुआ है। तो देखिए, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, ये पूरा का पूरा प्रोविजन अनसाउंड माइंड की है, क्योंकि सीवियर मेंटल इलनेस है, इनकेपेबल है, नेसेसरीज भी है, गुड फेथ में भी काम किया है, नॉट क्लेमिंग रिम्बर्समेंट फ्रॉम पेरेंट्स नहीं कर सकता, ना तो भाई साहब माइनर से, मतलब माइनर यानी कि मीता से कर सकता। ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मीतास प्रॉपर्टी और असेट, क्या लिखा है, इफ एनी, अगर है तो। सो कंक्लूजन ये है, मिस्टर दास के पास लीगल क्लेम है, वो सूट फाइल कर सकता है, इफ शी हैज एनी, अगर उसके पास कुछ है तो, अगर है तो ही केस कर पाएगा। हाउएवर ही कैन नॉट इन्फोर्स पर्सनल लायबिलिटी अगेंस्ट हर पेरेंट अनलेस दे हैड एक्सप्रेसली एग्रीड टू पे। अमन भाई साहब आए, सीएमए इंटर के लिए कुछ करोगे क्या? पूरे दिसंबर में पूरा ब्रह्मांड का मैराथन दे दिया सीएमए इंटर में, अब वापस से वही चीज पढ़ा दूं, सेम सेम वही सेम सेम पढ़ा दूं, तेरा भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। जाना बेटा, दिसंबर का पूरा देखना, दिसंबर 24 का पूरा मैराथन है, वहां कर, वहां पे इंपॉर्टेंट भी बताया, मैराथन भी लिया, सब किया। आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर है, फटाफट बताएं तो आंसर आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए बात को ध्यान से समझना, मैं सेकंड क्वेश्चन में आता हूं, बताना मुझे कि आपको कैसा लग रहा है ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ए नाम का एक बिल्डर है, ए नाम का एक बिल्डर है, एक ही सेशन में सेम क्वेश्चन 10 बार पूछते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो सत्या जी आप। पहला वाला क्वेश्चन क्या मैं मान के चलूं आपको दिमाग में बैठ गया, आंसर करना कैसे, ये इफ एनी जरूर लिखना है, अगर है तो, अगर है तो, अगर है तो। सीधा तुमने बोल दिया कि हाँ उससे स्टेट से, तो क्वेश्चन में तो स्टेट दिया ही नहीं है, इफ एनी लिखना जरूरी है। अब क्वेश्चन में लिख देता है कि हाँ भाई स्टेट है उसके पास, ये ज्वेलरी भी है, ये इनहेरिटेंस में घर भी मिला है, तो आप बोलोगे हाँ ये घर बेच के, ये ज्वेलरी बेच के ये रिकवर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। नहीं दिया है तो इफ एनी करना जरूरी है, ठीक है। चलिए जीवन को में आगे बढ़ते हैं। ए नाम का एक बंदा है, ए नाम का एक बंदा है जो कि बिल्डर है, ठीक है, बिल्डर है, एग्री करता है कि मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, इरेक्ट का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करेगा और फिनिश करेगा हाउस बाय 1 जनवरी, सो दैट बी मे गिव पोजीशन ऑफ द हाउस एट दैट टाइम टू सी। ए बिल्डर है, घर बना के देगा बी को, 1 जनवरी तक बना के देगा, वही घर को बी जो है वो सी को दे देगा, ठीक है सर, दे देगा। ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए को बताया गया है बी के द्वारा कि भाई साहब तो मेरे को घर बना के देगा, मैं फिर सी को उसका पोजीशन भाड़े में दे दूंगा, भाड़े में दे दूंगा, ठीक है। एक बनाता तो है घर, लेकिन इतना भयंकर घर बनाता है, इतना गंदा घर बनाता है कि 1 जनवरी के पहले ही, 1 जनवरी के पहले ही घर गिर जाता है और बी को वापस से उसको रिबिल्ड करना पड़ता है, बराबर है क्या। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम क्या हुए, बी को रेंट लॉस हुआ, विच वॉज टू बी रिसीव फ्रॉम सी। क्यों नुकसान हुआ सर बी को? भाई साहब बी को नुकसान इसलिए हुआ, घर वापस से बनाना पड़ा, घर बनाने में टाइम लगेगा, तो सी से जो रेंट आने वाला था वो नहीं मिला, एंड इज ऑब्लाइज टू मेक कॉम्पनसेशन, उल्टा सी को कॉम्पनसेशन देना पड़ गया, सी को कॉम्पनसेशन देना पड़ गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अब बी दुखी हो गया कि ए ने इतना गंदा घर बना के दिया है, बी जो है ए से कॉम्पनसेशन मांगना चाहता है। बताइए क्या कॉम्पनसेशन मिल सकता है? आप सब लोगों को एक चीज तो बड़ी अच्छे से आती है, सर्कमस्टांसेस पढ़े, बता दिए, हाँ 73। अब जो पूछता है वो नहीं बताते हो, ऊपर ऊपर से बता देते हो, माना चलो 73 लगेगा, मान लिया। मुझे आप एक बात बताओ, 73 में भाई 2 चीजें हैं, ऑर्डिनरी डैमेज भी है, स्पेशल डैमेज भी है। आप तो बस 73 लिख दिए। अब जो मिस्टर बी है वो मिस्टर ए से ऑर्डिनरी डैमेज मांगेगा कि स्पेशल डैमेज मांगेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इशिका जी आइए, कह रही है सर रेंट मांगेगा और कॉम्पनसेशन मांगेगा, ठीक है भैया। सब कह रहे स्पेशल डैमेज, स्पेशल डैमेज, स्पेशल डैमेज, स्पेशल डैमेज, स्पेशल डैमेज, सब कह रहे स्पेशल डैमेज, बहुत बढ़िया। और यदि मैं कहूं आपका आंसर गलत है तो आप इसमें क्या कहेंगे? सेक्शन 73 ये बोलता है जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक होता है
So the party who has broken the contract is liable to compensate to the other party. Other party compensation which arise naturally from the usual course of thing, यानी कि जो natural loss हुआ है वो तो देना है, जिसको हम प्यार से ordinary damage बोलते हैं. साथ साथ में कहता है भाई ordinary damage तो देना है, और लिखता है which the parties knew at the time of making contract that this damage will likely to happen. अगर ये डैमेज होगा अगर ब्रीच होगा तो, बराबर. आपने एक ही रेट लगाई, स्पेशल डैमेज स्पेशल डैमेज स्पेशल डैमेज. यहां पे स्पेशल तो मिलेगा ही मिलेगा, यहां पे ऑर्डिनरी भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, यहां पे एक नहीं मिलेगा. आप बताइए टोटल कितने डैमेज. एक तो रेंट का आपने बता दिया, एक कॉम्पनसेशन का बता दिया. बी को रेंट लॉस हुआ वो हो गया. कॉम्पनसेशन का आपने बता दिया. क्या है कॉम्पनसेशन में कि भाई साहब उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा सी को. और जो हाउस रीबिल्ड का खर्चा है वो कैसे, जो हाउस रीबिल्ड का खर्चा वो कौन देगा. हाउस भी तो रीबिल्ड करना पड़ा, किसकी वजह से, एक ही वजह से. तीन चीज मिलेगी. रीबिल्ड का खर्चा, ये तो डायरेक्ट है भाई, ये तूने गंदा घर बनाया बोल के हुआ, ये डायरेक्ट है, ये ऑर्डिनरी डैमेज है. और क्या बी को ऑलरेडी इन्फॉर्म किए थे कि सी को हमको घर देना है. हाँ, तो भाई साहब रेंट लॉस भी देगा और कॉम्पनसेशन भी देगा. तो ऑर्डिनरी डैमेज क्या हुआ, ऑर्डिनरी डैमेज रीबिल्ड करने का. स्पेशल डैमेज क्या हुआ, बी को जो रेंट लॉस हुआ है सी से आने वाला था, और बी ने जो सी को कॉम्पनसेशन दिया. तीन प्रकार के डैमेज, एक ऑर्डिनरी दो स्पेशल. आइए समझते हैं फटाफट, बात को ध्यान से समझिएगा. कहता देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, कौन सी पार्टी सफर कर रही है भाई, बी सफर कर रहा है. वो हकदार है रिसीव करने के लिए फ्रॉम द पार्टी जो कि ब्रोक किया कॉन्ट्रैक्ट. किसने ब्रोक किया है, ए ने किया है. कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉस्ट टू हिम, कॉस्ट टू हिम मतलब किसको, बी को हुआ. कैसे बोले, एक तो ऐसा लॉस जो कि नेचुरली आया इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग. नेचुरली डैमेजेस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रीच. तुमने गंदा घर बनाया तो भैया डायरेक्टली क्या हुआ, रीबिल्ड करने का खर्चा तो भैया डायरेक्ट हो गया. डायरेक्ट जो डायरेक्टली तुम्हारे ब्रीच की वजह से हो रहा है, गंदे काम की वजह से हो रहा है, तो रीबिल्ड का खर्चा ये नेचुरल हो गया. इसको प्यार से हम ऑर्डिनरी डैमेज भी बोलते हैं. लिखता है और विच द पार्टीज न्यू, जो पार्टी को पता था कि भाई साहब इतना इसका परिणाम हो सकता है, मैं गंदा घर बनाऊंगा रीबिल्ड करना पड़ेगा, बी को रेंट का लॉस होगा. फिर जो बी सी को कंपनसेशन करेगा, यानी कि डैमेजेस अदर देन दोज अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रीच. जो डायरेक्ट है वो तो रीबिल्ड का था, उसके अलावा क्या क्या होगा ये नोन था, ऑल्सो नोन है स्पेशल डैमेज. तो भाई साहब आपको क्या ऐसा नहीं लगता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भैया रीबिल्ड का खर्चा भी दोगे. और तुमको तो ये बात पता थी मिस्टर ए कि बी जो है वो सी को रेंट पे देने वाला है, रेंट भी आता, साथ साथ में अब सी को कॉम्पनसेट करना पड़ा. बराबर है क्या. सो मेरी बात को ध्यान से समझना. यहां पे कहता है सरल शब्दों में, डैमेजेस अदर देन दोज अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रीच मे बी रिकवर्ड इफ सच डैमेज वेर इन कॉन्टेम्पलेशन. यानी कि पार्टी को पता था, ए को यह बात पता थी कि रेंट भी नुकसान होगा, सी को भी देना पड़ेगा. तो कहता है देखो, when there are certain special or extraordinary circumstances present and their existence is communicated to promisor. बता दिया गया था ए को, भाई मैं सी को दूंगा रेंट में, तो उस परिस्थिति में प्रोमिसी ऑर्डिनरी डैमेज एंड स्पेशल डैमेज दोनों ले सकता है. entitles the promisee to claim ordinary damage and special damage both. तो अगर आप देखोगे, A must make compensation to B. Cost of rebuilding the house, ordinary damage. Rent lost, special damage. Compensation made to C, special damage. Since A was informed about the contract between A and C, that is special circumstances was known to A at the time of making a contract. भाई साहब आधा अधूरा आंसर में नहीं मिलेगा मार्क्स. 73 स्पेशल डैमेज स्पेशल डैमेज स्पेशल डैमेज. हाँ बराबर है क्या, उस पर नहीं चलेगी चीजें. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरे 73 के तार खोल देगा तुम्हारे. बराबर है क्या. तो पूरा कंक्लूजन क्या था इसका, दो बातें कंक्लूजन है. जब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जो कम्युनिकेटेड है किसको, प्रोमिसर को, तो ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज दोनों
आप ले सकते हो इस पे, बराबर है क्या, दोनों ले सकते हो। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड, प्रोमिसर को वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो प्रोमिसी जो है स्पेशल डैमेज भी लेगा और ऑर्डिनरी डैमेज भी लेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं? फटाफट बताएंगे, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है एवरीबॉडी? यहां तक की चीजें क्लियर है? ये आ सकता है एग्जाम में। बेटा पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ये बताइए फटाफट। लेट्स मूव ऑन। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूं। मेरे को पता है 73 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे वो बॉटल वाला है, वो आपको ऑलरेडी आता होगा, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं मूव ऑन करता हूं, थर्ड क्वेश्चन आपको कराता हूं। सुपर 80 में पेज नंबर 30 में चलते हैं। सुपर 80 में पेज नंबर 30 पे चलते हैं फटाफट। आइए, बात को ध्यान से समझना भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को पता है यहां पे भी आप बताओगे ऐसा होगा, बट कुछ ना कुछ आगे पीछे करोगे ही। देखो, लिखता है मिस्टर सिंघानिया। सिंघानिया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है सोनू के साथ टू सिंग इन हिज होटल फॉर 6 वीक्स ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे। सिंघानिया प्रॉमिस करता है भाई मैं 20,000 पे करूंगा परफॉर्मेंस के लिए। तो भाई साहब सोनू भाई साहब कौन है? सिंगर है। सोनू भाई साहब सिंगर है, सिंघानिया का होटल है। सिंघानिया सोनू को कह रहा है भाई साहब 20,000 रुपए तेरे को मिलेगा हर परफॉर्मेंस का। और यहां पे परफॉर्मेंस के तौर में सोनू क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। एक दिन सोनू की तबीयत खराब हो जाती। 2 वीक तो परफॉर्म करता है सोनू, तीसरे वीक सोनू की जो हालत है, हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है। अब खराब हो जाती है तो सोनू जो है आता ही नहीं है, गाना गाने आता ही नहीं है। और यहां पे सिंघानिया टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, बोले जा तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको 3 सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल जो है, क्या मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट विद सोनू? क्या सिंघानिया टर्मिनेट कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा, आपका जवाब क्या होगा अगर सोनू जो है 4th वीक में आता है, क्योंकि 2 वीक आया, तीसरे वीक नहीं आया, 4th वीक आया और सिंघानिया उसको अलाउ कर देता है बिना कुछ कहे कि हाँ भाई चल तू काम कर ले, तू गाना गा ले। आपका जवाब क्या होगा अगर सोनू अपनी जगह मिक्का को भेज देता है 3rd वीक में और सिंघानिया अलाउ करता है उसमें कि हाँ भाई चलो सोनू की जगह मिक्का गाना गा लेगा? बराबर, एक एक करके चलते हैं। क्या टर्मिनेट कर सकता है? द आंसर इज यस, एज पर सेक्शन नंबर 39। सर 39 क्या बोलता है? 39 बोलता है जहां पे प्रोमिसी जो है, प्रोमिसी कौन है यहां पे? सिंघानिया। प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोमिसर, बट प्रोमिसर रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्म करने के लिए, या अपने आप को डिसेबल कर लेता है परफॉर्म करने के लिए। तो रिफ्यूज तो नहीं किया, तबियत खराब हो गई थी तो डिसेबल हो गया। तो प्रोमिसी जो है वो एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, प्रोमिसी एंड कर सकता है, ये सेक्शन 39 बोलता है। दूसरा बोलता है कि मान लो चौथे हफ्ते में आ जाता है सोनू और सिंघानिया उसको अलाउ कर देता है काम कर ले, तो 39 ही बोलता है या तो आप एंड कर सकते हो या तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली। इंप्लाइडली का मतलब क्या है? सिंघानिया आता है और उसको अलाउ करता है बिना कुछ बोले, यानी कि इंप्लाइडली अलाउ कर रहा है, कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे वो टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन जब अलाउ कर रहा है तब वो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यहां पे देखो, वुड योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू उसको, मिस्टर सिंघानिया सोनू को अलाउ करता है? तो यहां पे नो हो जाएगा। नो का मतलब क्या? जब आप अलाउ कर रहे हो उसको परफॉर्म करने के लिए तब आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। जब आप उसको अलाउ कर रहे हो, एक बार आपने अलाउ कर दिया फिर आप टर्मिनेट नहीं कर पाओगे। यानी कि सर या तो टर्मिनेशन होगा या तो कंटिन्यूएशन होगा। डू यू एग्री? डू यू एग्री? या तो सर टर्मिनेशन होगा या तो कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है? या तो टर्मिनेशन होगा या तो कंटिन्यूएशन होगा, दोनों नहीं हो सकते कि आज अभी कंटिन्यू कर ले फिर कंटिन्यू करवाने के बाद कल को जाके कैंसिल कर देंगे। मतलब आज आया गाने तो चौथा वीक जो आया है गाना गवा लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल देंगे। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? लास्ट वाला जो सवाल है जिसका आंसर आपसे मैं चाहता हूं कि मान लीजिए सोनू खुद नहीं आता, मिक्का को भेज देता है, जा मिक्का मेरे बदले तू गा जा,
और मिक्का को अलाउ कर रहा है सिंघानिया कि आइए आप गाना गाइए, इस परिस्थिति में आपका आंसर क्या रहेगा? क्या टर्मिनेट होगा कि कंटिन्यू होगा? क्या टर्मिनेट होगा कि कंटिन्यू होगा? तो मैं आपको सेक्शन नंबर 41 बताना चाहता हूं। सेक्शन 41 बोलता है इफ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, अगर प्रोमिसी यानी कि सिंघानिया थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है, थर्ड पार्टी यहां पे कौन है? मिक्का, बराबर है क्या? अगर प्रोमिसी यानी कि सिंघानिया थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट करता है परफॉर्मेंस, ही यानी कि कौन? ही यानी कि कौन? सिंघानिया। ही कैन नॉट इन्फोर्स इट आफ्टरवर्ड्स अगेंस्ट द प्रोमिसर। एक बार आपने थर्ड पार्टी से प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया, इसको बोलते हैं भाई साहब कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी। कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। सेक्शन 41 अलाउ करता है प्रॉमिसी को कि आप चाहो तो थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया और बाद में आप उंगली सिंह इसको नहीं कर सकते सोनू को कि तू तो नहीं गाया था तो मैं कैंसिल कर रहा हूं। अरे भैया तुमने ही तो मिक्का को अलाउ किया ना, तुम क्यों अलाउ किए मिक्का को? क्यों अलाउ किए मिक्का को? जब तुमको सोनू के साथ कॉन्ट्रैक्ट निभाना ही नहीं था, सोनू ने भेजा था, तुमने मिक्का को अलाउ किया। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, सेक्शन नंबर 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो भाई साहब यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, कंटिन्यू किए तो टर्मिनेट नहीं होगा, और यहां पे भी टर्मिनेट नहीं हो सकता क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करके आपने कंटिन्यू किया है कॉन्ट्रैक्ट को। एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो? यहां तक की चीजें हो गई। फटाफट मैं आगे बढ़ता हूं। सिंघानिया हो गया, मैं आपको लेके चलता हूं 31 पे। 31 पे मेरे पास फेवरेट सवाल, मेरा फेवरेट सवाल। आपको इस सवाल के अंदर सेक्शन नंबर 42 भी मिल जाएगा, 43 भी मिल जाएगा, 44 भी मिल जाएगा। तीनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 के लिए। आइए एक एक करके जवाब देते हैं। लिखता है एक्स है, वाई है, जेड है। ओके सर, एक्स है, वाई है, जेड है, बहुत अच्छी बात है। ये बोरो कर रहे हैं 60,000 रुपए एल से 60,000 रुपए लेते हैं जॉइंटली, बहुत अच्छी बात है सर। सवाल आता है पहला, क्या एल जो है यानी कि एल यानी कि प्रोमिसी, एल यानी कि प्रोमिसी, और ये जो तीन है ये जॉइंट प्रोमिसर है। जो एल है भाई साहब, एल क्या वो कंपेल कर सकता है सिर्फ वाई को कि तू पूरा का पूरा 60,000 रुपए दे? द आंसर इज यस सर। सेक्शन नंबर 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रोमिस। किसी भी एक या अनेक प्रोमिसर को बोल सकता है पूरा तुम परफॉर्म करो। दूसरे में आते हैं सर, एक्स है, वाई है और जेड है सर। एक्स वाई जेड मर जाते हैं सर, तीनों के तीनों मर जाते हैं। क्या जो एल है, एल यानी कि प्रोमिसी, क्या वो किसी एक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकता है कि तुम पूरा का पूरा 60,000 रुपए दो? एवरीबॉडी, क्या एल सिर्फ और सिर्फ एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल कर सकता है कि आप पूरा का पूरा 60,000 दो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लिखता है सेक्शन नंबर 43 में लिखता है प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर जब तक जिंदा हैं, उनके जिंदा रहते में उनमें से किसी एक को आप कंपेल कर सकते हो, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में से किसी एक को कंपेल नहीं कर सकते। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो मिलके ही परफॉर्म करेंगे। तो आंसर इज नो। इफ द होल अमाउंट वॉज रीपेड टू एल बाय वाई, वाई ने पूरा 60,000 दे दिया, बताइए वाई एक्स से और जेड से कितना ले सकता है? 20,000 ईच मैन। सेक्शन नंबर 43 बोलता है आपको इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर ने दे दिया कितना, 60,000 रुपए, तो बचे हुए 20,000 ईच। ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट एल को वाई ने पे किया। ओके, बहुत बढ़िया। जेड भाई साहब दिवालिया घोषित हो गए, बहुत बढ़िया। जेड भाई साहब के प्राइवेट एसेट में 1/5 अमाउंट रिकवर हो सकता है, यानी कि जेड के 20,000 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा? 4,000 रुपए जेड से आ सकता है। बताइए y जो है x और z से कितना लेगा? तो भाई साहब z से तो आएगा मात्र 4,000 रुपए,
एक्स से कितना आएगा ये बताइए सर। एक्स से लेगा वो 28,000 रुपए सर। कितना लेगा? 28,000। पूछो क्यों? सर देखो जेड इंसॉल्वेंट हो गया, उससे तो 4,000 ही आएगा बराबर। एक्स से लेंगे सर 20,000 उसका खुद का, और देखो सर जेड से कितना आया? 4, 16,000 रुपए कम आया, तो 8,000 वाई बियर करेगा, 8,000 एक्स बियर करेगा। टोटल होगा भाई साहब 20,000 प्लस 8,000, टोटल 28,000 रुपए लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा अमाउंट एल को वाई ने पे कर दिया। चलो वाई पे कर दिया, जेड इंसॉल्वेंट हो गया, 1/5 बचा है 4,000। एक्स मर गया और एक्स के बेटे के पास 17,000 रुपए छोड़ के गया है। बताइए वाई एक्स से और जेड से कितना रिकवर करेगा? भाई साहब जेड से करेगा मात्र 4,000 रुपए, क्योंकि बचा ही उतना है। और रही बात एक्स की, तो एक्स तो मर गया, पीछे अपने बेटे को 17,000 रुपए दे के गया है, वो 17,000 भी तुम ले लेना, बाकी सब बैड डेट, बाकी सब बैड डेट। मानते हो क्या इस बात को? तो भाई साहब ऐसा है जेड से आप ले लेना 4,000 और एक्स से आप ले लेना 17,000। मानते हो बात को? उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया। जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहां के बाद अपन चलते हैं जोर से एकदम पेज नंबर 34 में। पेज नंबर 34। चलिए ये वाला सवाल करेंगे, इसके बाद एक और करेंगे। पहले ये वाला सवाल तो मुझे ऐसा लगता है आपको बन जाएगा, इसके बाद झूठ वाला सवाल करेंगे। आइए, एक्स है और वाई है, उन्हें अर्न किया है, अर्न नहीं किया, एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अगस्त 2018 को। एक्स और वाई जो है 1 अगस्त 2018 को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें एक्स 50 टन शुगर देगा वाई को सर्टेन प्राइस में, स्ट्रिक्टली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। कहने का मतलब ये है सर 1 अगस्त 2018 को कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जहां पे एक्स को 50 टन शुगर देना है वाई को 10 दिन के अंदर, यानी कि 11 अगस्त तक 10 टन माल पहुंच जाना चाहिए। बराबर है क्या? ठीक है। मिस्टर वाई ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ ₹50,000। वाई ने 50,000 एडवांस दे दिया। किसको एडवांस दे दिया? इसी को, एक्स को। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो अवेलेबल है वो सिर्फ रोडवे है। रोडवे का मतलब सिर्फ लैंड रोड से जा सकते हैं। बराबर है क्या? रोडवे से जा सकते हैं, एक ही रास्ता है। 2 अगस्त को भयंकर बाढ़ आती है, भयंकर। 2 अगस्त को भयंकर बाढ़ आती है और जो ओनली कनेक्टेड रोड है ना वो डैमेज हो जाती है और 15 दिन लगेगा उसको रिपेयर करने के लिए। 15 दिन। टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस समझो। 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 अगस्त को, 11 तारीख तक माल पहुंचाना है। बी ने 50,000, वाई ने 50,000 एडवांस दे दिया है। सीवियर फ्लड आ जाता है 2 अगस्त को, बोलते 15 दिन तक बनेगा ही नहीं रास्ता, 15 डेज तक रिपेयरेबल ही नहीं रास्ता। अब एक्स जो है 20 तारीख को, जो 11 तारीख को सप्लाई हो जाना था, 20 तारीख को एक्स बोल रहा है वाई को कि भाई अब माल सप्लाई कर दूं क्या, अब माल सप्लाई कर दूं क्या? तो वो एग्री नहीं करता। वाई बोलता है नहीं भाई साहब अब नहीं चाहिए। फिर 1 सितंबर 2018 को एक्स बोलता है कि भाई तुम मेरे को 10,000 दो, तुमने मेरा शुगर नहीं लिया, मेरे को नुकसान हुआ, मेरे को सस्ते में बेचना पड़ा। वाई बोलता है तेरा दिमाग खराब है क्या, तू मेरा 50,000 रुपए वापस कर जो मैंने तेरे को एडवांस दिया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको डिसाइड ये करना है कि क्या एक्स जो है, क्या एक्स जो है, क्या एक्स 10,000 रुपए मांग सकता है कॉम्पनसेशन में, कि वाई पूरा का पूरा 50,000 रुपए एडवांस मांग सकता है? तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल का जवाब दिया है कि सर यहां पे सेक्शन नंबर 65 लगेगा। इसको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? जब 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 कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब बराबर था, बाद में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आई, पार्टी के कंट्रोल पे फ्लड नहीं था। क्या एक्स की कोई गलती थी फ्लड आने में? नहीं। क्या वाई की कोई गलती थी कि फ्लड आ गया तो उसको नहीं मिला? वाई को कहीं और से शुगर मिला, उसने ले लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। और 65 बोलता है इफ एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, पार्टी हु हैज टेकन एडवांटेज इन सच कॉन्ट्रैक्ट is liable to restore the advantage from the party from whom he derived the advantage। तो भाई साहब एक्स तुमने 50,000 लिया, वाई को वापस करो ना, टाइम पास क्यों कर रहे हो? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? फटाफट बताएंगे क्या यहां तक की चीजें क्लियर है?
क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? तो मैं जीवन में फटाफट आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जबरदस्त अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के ऊपर, ध्यान से सुनना। ये आपको मिलेगा 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 यहां पे। आइए फटाफट देखते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। बताइए, ये क्वेश्चन तो आपका जाना पहचाना होगा, मुझे पता है, ठीक है। सर आपको तो प्रोविजन भी याद है। बेटा मेरे को सब याद है, तू सेक्शन का नाम लेके ऐसे चट चट बोलूंगा मैं प्रोविजन, बराबर है क्या? भाई मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं, आप पहली बार पढ़ रहे हो। आइए इधर, TOG बराबर है क्या? बराबर है क्या? TOG यानी कि टी को, टी कुछ पैसा लिया हुआ है जी से। द फॉलोइंग डेट एज पर द टेबल गिवन बिलो, देखो लिखता है एक 5,000, एक 3,000, 12,500, 10,000 और 7,500। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्या कहता है देखो। ये जो 5,000 है ये टाइम बार्ड हो गया है ऑन 1 जुलाई 2023, बराबर है क्या? 1 जुलाई 2023 को टाइम बार्ड हो गया। ये 3,000 वाला भी 1 जुलाई को टाइम बार्ड हो गया है। ये 12,500, 10,000 और 7,500 इनकी ड्यू डेट ये दी गई है। अब जी जो है वो पेमेंट कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को। जी जो है पेमेंट कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को। दो चेक देता है, एक चेक देता है 12,500 का, एक चेक देता है 4,000 रुपए का, बराबर है। आपको यह बताना है कि कैसे इन पेमेंट का अप्रोप्रिएशन होगा। तो जैसे कि एक बच्चे ने लिखा है, कबीर जलहोत्रा ने, कि सर यहां पे सेक्शन 59 लगेगा, 60 लगेगा और 61 लगेगा। 59 क्या बोलता है? 59 बोलता है जब डेटर पेमेंट करता है, यानी कि कौन पेमेंट कर रहा है? जी पेमेंट कर रहा है, तो उसके पास अधिकार है बताने का कि कौन से लोन अमाउंट में आपको इस पेमेंट को लगाना है। दूसरा, सेक्शन 60 बोलता है डेटर अगर इंटीमेट नहीं करता तो क्रेडिटर के पास राइट है, वो जो भी पेमेंट में इस अमाउंट को लगाना चाहे लगा सकता है। 61 बोलता है दोनों में से कोई अप्रोप्रिएट नहीं करता तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम चलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 59 के अंदर दो प्रकार की इंटीमेशन होती है, एक एक्सप्रेस इंटीमेशन होती है और एक इंप्लाइड इंटीमेशन होती है। एक्सप्रेस इंटीमेशन का मतलब यह होता है जब डेटर साफ बता देता है ये 12,500 का पेमेंट उस दिन वाले डेट पे लगाना और ये 4,000 का पेमेंट उस दिन वाले डेट पे लगाना, दैट्स एन एक्सप्रेस इंटीमेशन। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? जब अमाउंट आपके मैच हो जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक चेक दिया 12,500 का, क्लियरली दिख रहा है भाई साहब ये 12,500 रुपए इधर लगेगा, बराबर है क्या? जो 1 अप्रैल वाला है, क्योंकि अमाउंट मैच हो जा रहा है। अब ये जो 4,000 वाला है, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, यहां पे देखो एक बात लिखी है, डेटर ने पेमेंट किया, जी ने पेमेंट किया विदाउट एनी नोटिस। जी ने कुछ भी नहीं बताया कि पैसे को कहां आपको अप्रोप्रिएट करना है। तो जब कुछ नहीं बताता है तो सेक्शन 60 में क्रेडिटर का डिस्क्रिएशन आता है। किसका डिस्क्रिएशन आएगा? टी का आएगा, और एक समझदार आदमी वहां पे इसको अप्लाई करेगा जो टाइम बार्ड है। क्या बात कर रहे हो सर? सेक्शन 60 के अंदर टाइम बार्ड डेट में भी इस पेमेंट को लगाया जा सकता है। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अब क्योंकि दो टाइम बार्ड है 5,000 और 3,000, प्रपोर्शनेटली बांटा जाएगा। जब प्रपोर्शनेटली बांटोगे तो इस 4,000 में 2,500 रुपए यहां लग जाएगा और इस 4,000 में 3,000 में से 1,500 रुपए यहां लग जाएगा, मिला के टोटल हो गए 4,000। बैलेंस यहां पे बचेगा 2,500 रुपए और यहां पे बचेगा 1,500 रुपए, एंड दैट्स ऑल। यहां पे आके आपकी सारी चीजें हो जाती है समाप्त। तो दोस्तों मैं जीवन में फटाफट आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा बात को बिल्कुल ध्यान से। सजेस्टेड आंसर में मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। जून 24 का जो सजेस्टेड आंसर है उसका क्वेश्चन 4A1, उसका क्वेश्चन 4A1, जून 24 का जो सजेस्टेड आंसर है उसका क्वेश्चन नंबर 4A1। आइए 4A1, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, इसको भी समझो, थोड़ा सा बताओ क्या होगा। जे है, जे ने एंटर किया है एक एग्रीमेंट में, किसके साथ? एस के साथ, टू परचेज हिज हाउस फॉर 20 लाख। जे कह रहा है भाई साहब एस, मैं आपका 20 लाख रुपए में घर खरीदूंगा, कितने दिनों में? विद इन 3 months। ओके, 50,000 रुपए इसने टोकन भी दे दिया। मीनवाइल एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं बेजा कब्जा। बेजा कब्जा का मतलब क्या होता है? ठीक है, बेजा कब्जा का मतलब होता है बिना कानूनी अधिकार के आपने उस जगह में घर बना लिया। तो जो एस का हाउस है
उसको गिरा दिया गया। जे जिस घर को खरीदने वाला था एस से, जे जिस घर को एस से खरीदने वाला था उस घर को गिरा दिया गया लोकल अथॉरिटी के द्वारा। When मिस्टर जे वॉज इन्फॉर्म्ड, उसने बोला कि भाई साहब मेरा 50,000 रुपये वापस कर दो मुझे। बताइए क्या जे हकदार है 50,000 रुपये वापस पाने का? क्या जे हकदार है दोनों अमाउंट को वापस पाने का? फटाफट बताएंगे, क्या जे हकदार है इस अमाउंट को 50,000 को वापस पाने का? द आंसर इज यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सेक्शन 65 के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको एक सवाल और करवाना चाहता हूं सितंबर 24 का सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन 4A1। क्वेश्चन 4A1, क्वेश्चन 4A1 आइए फटाफट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा 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 प्यारा क्वेश्चन है। आइए बात को ध्यान से समझिएगा। कहता है देखो राघव है, राघव को मिलती है एक गोल्ड एंड डायमंड की स्टडेड रिस्ट वॉच जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए की है, बराबर है। राघव को एक घड़ी मिलती है गोल्ड की, 1,00,000 की वैल्यू है, रोड साइड में वो उठा लेता है उसको और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई साहब जो भी ट्रू ओनर है एविडेंस दिखाएं और इस 1,00,000 की घड़ी को मेरे पास से ले जाए। बहुत टाइम वेट किया, यानी कि 1 महीना 2 महीना वेट किया। जब ट्रू ओनर नहीं मिला तो राघव ने इसको दे दी महेश को। राघव ने किसको दे दी? महेश को दे दी। सर महेश कौन है? सर महेश राघव का बेटा है। कुछ दिनों बाद माधव जो ट्रू ओनर है वॉच का, वो नोटिस करता है कि भाई महेश जो राघव का बेटा है वो घड़ी पहना हुआ है। वो अप्रोच करता है महेश को कि भाई घड़ी वापस कर। महेश रिफ्यूज करता है। शाम को राघव कॉल करता है माधव को और बोलता है भाई साहब 20,000 रुपये खर्चा लगा है मेरे को तेरे को खोजने के लिए और तू उसको रिम्बर्स कर। अगर रिम्बर्स नहीं करेगा मैं तेरे को सूट फाइल कर दूंगा और घड़ी भी वापस नहीं करूंगा अगर तू मुझे 20,000 नहीं देता है तो, बराबर। और वो कहता है मैं तो बेच भी सकता हूं। अब आपको एडवाइस करना है, पहली बात, क्या वो गिफ्ट कर सकता है रिस्ट वॉच को? अपने बेटे को गिफ्ट कर सकता है। कैसे गिफ्ट कर सकता है? आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की कैपेसिटी होती है बेली की। बेली की कैपेसिटी, आप मालिक थोड़ी बन जाते हो। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज इन द कैपेसिटी ऑफ बेली। सेक्शन नंबर 71 कहता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की 3 ड्यूटी है। ट्रू ओनर को खोजना है, गुड्स को अप्रोप्रिएट नहीं करना है, अप्रोप्रिएट यानी कि यूज नहीं करना है, और ट्रू ओनर को हैंड ओवर करना है। सेक्शन 71 के हिसाब से क्योंकि आप ओनर नहीं हो तो आपको कोई हक नहीं अपने बेटे को गिफ्ट करने का। दूसरा, क्या वार्निंग जो है, माधव ने जो वार्निंग दी है, वार्निंग दी है कि मैं स्यू कर लूंगा फॉर रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंस इनकर्ड इन फाइंडिंग ट्रू ओनर, क्या वो सूट फाइल कर सकता है? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रू ओनर ने खुद अगर रिवॉर्ड अनाउंस किया है, ट्रू ओनर ने खुद अगर रिवॉर्ड अनाउंस किया है तो वो रिवॉर्ड के लिए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स सूट फाइल कर सकता है। लेकिन ट्रू ओनर ने कोई रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ने वॉलेंटरी ट्रबल एंड एक्सपेंस लिए हैं। वॉलेंटरी ट्रबल एंड एक्सपेंस के लिए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कांट स्यू द ट्रू ओनर। सेक्शन नंबर 168 नहीं हो पाएगा। रिटेनिंग द पोजीशन ऑफ रिस्ट वॉच टिल रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंस, क्या आप ये कर सकते हो? द आंसर इज यस। 168 बोलता है आप जब तक लॉफुल एक्सपेंस ना मिले तब तक आप इसको रिटेन कर लो। क्या आप इसको बेच सकते हो? 2 सिचुएशन में बेच सकते हो। पहला, पेरिशेबल नेचर का गुड्स होना चाहिए, ओके। दूसरा, गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो आपने 3/4 खर्चा कर लिया है, जितनी उसकी वैल्यू उसका 3/4 खर्चा कर लिया है। अबे वैल्यू 1,00,000 की, तूने 20,000 खर्चा किया, वो पेरिशेबल नेचर की है ही नहीं, तो क्या बेच सकता है? तो इस करंट सिनेरियो में तो बिल्कुल भी बेच नहीं सकता है, क्योंकि 3/4 अमाउंट स्पेंड होना चाहिए। आपने तो 20,000 बस स्पेंड किया है, वो 1,00,000 की है, वो 1,00,000 की घड़ी है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, यहां पे चीजें हो गई। मैं आरटीपी में 25 के आपको सवाल करवाना चाहता हूं। आरटीपी में 25 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाना चाहता हूं। ध्यान से बात को सुनिएगा, आते फटाफट, चलिए ध्यान से सुनिएगा। राहुल क्या है यहां पे? 2/3 मेरे टंग स्लिप हो गई, मेरे मुंह से गलती से निकल गई।
टू थर्ड बराबर है क्या? 3/4 नहीं भैया, 2/3 बराबर है क्या? आइए, राहुल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जूट बैग्स। जूट बैग बनाता है राहुल। वो सोनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई सप्लाई करो रॉ जूट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बैग्स। सोनिया को बोलता है, सोनिया मुझे जूट दे दो, मेरे को क्या बनाना है? बैग्स बनाना है। राहुल इन्फॉर्म भी करता है सोनिया को कि भैया मैं जो प्रोडक्शन है ना जूट बैग्स का, वो 27 तारीख से शुरू करूंगा, 27 जून 2024 को। बट सोनिया मस्ट सप्लाई रॉ जूट टिल 25/6/2024। क्यों सर, जब 27 से शुरू करेगा तो 25 से क्यों मंगा रहा है? ताकि राहुल जो है 2 दिनों के अंदर क्वालिटी वेरीफाई कर पाए कि भाई जूट की क्वालिटी क्या है, उसके बाद वो शुरू करेगा। ठीक है सर। सोनिया सप्लाई करती है जूट 27 तारीख को और इन्फॉर्म करती है राहुल को कि मैं 25 तारीख को नहीं सप्लाई कर पाई क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल रीजन थे। एंड वो बोलती है भाई तू क्वालिटी का टेंशन मत ले, क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन राहुल बोलता है भाई मेरे को अवॉइड करना है कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों? क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई एग्जामिन करने के लिए। आपको बताना है क्या राहुल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है क्या? आपको बताना है क्या राहुल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है क्या? फटाफट बताएंगे, क्या राहुल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है क्या? लक्की जी कह रही हैं कर सकता है। कह रहा है कि कह रही है मुझे नहीं पता, बट लक्की है, कर सकता है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 बोलता है कि भाई ऑब्लिगेशन, पार्टी मस्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन अनलेस द ऑब्लिगेशन इज एक्सक्यूज्ड और डिस्पेंस्ड। बराबर है क्या? और एक जनरल रूल है बोल लो, या आप ये बोल लो सेक्शन नंबर 37 में लिखता है, देखो सेक्शन 37 पार्टी मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। जब परफॉर्म करेगा तो बोलता है जो क्वांटिटी का सामान मांगा है वो क्वांटिटी का सामान, जो क्वालिटी का सामान मांगा है वो क्वालिटी का सामान देना है, जिस समय मांगा है जिस जगह मांगा है देना पड़ेगा, और आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सामने वाले को कंपेयर करने के लिए। यह चीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आती है कि अगर पार्टी ने गुड्स को रीजनेबली चेक नहीं किया है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो डिलीवरी के वक्त उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसको वो चेक करे, वेरीफाई करे कि गुड्स वैसा ही है ना जैसे मैंने मांगा था। तो क्योंकि सेक्शन नंबर 37 के हिसाब से राहुल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, राहुल चाहे तो यहां पे अवॉइड कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, और यही सवाल का जवाब लिखा हुआ है। ठीक है सर, यहां तक की चीजें हुई। एक सवाल मैं आपसे और करवाना चाहता हूं, यूनिट नंबर 6 में चलते हैं फटाफट। सितंबर 24 का सवाल है। नहीं, ये वाला भी सवाल हो गया, ये वाला भी सवाल हो गया है। सारे 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 सवाल हो गए, सारे सवाल हो गए। मैं एक सवाल आपसे करवाता हूं जो मुझे मिला है, पेज नंबर 38 में आइएगा। पेज नंबर 38 ध्यान से बात को सुनना। हाँ जी, एक सवाल तो आप इसके मिलता जुलता कर चुके हो, ये भी समझ के लेना। ठीक है, एक्स इंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखो जो तुमने सेक्शन 73 वाला आंसर किया था ना, उसके ही दम पे ही आंसर करना है, सोच समझ के आंसर करना। इसके बाद एक सवाल आपसे और कराऊंगा, बात को ध्यान से समझना। देखो एक्स है, इंटर किया कॉन्ट्रैक्ट वाई के साथ, एक्स है वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है कि भाई मैं सप्लाई करूंगा तुझे 1000 वाटर बॉटल एट ₹5 पर वाटर बॉटल। एक्स है भाई साहब, हाँ सर। वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हाँ। कहता है 1000 वाटर बॉटल दूंगा ₹5 पर वाटर बॉटल। ठीक है, अब वाई को तो सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक्स को वाई को सप्लाई करना पड़ेगा 1000 वाटर बॉटल। तो एक्स जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, बोले जेड भाई साहब तू मेरे को 1000 वाटर बॉटल दे दे ₹4.5 में। जेड को बोलता है मैं तेरे से 4.5 में लूंगा और वाई को दूंगा ₹5 में। बराबर है क्या? एट द सेम टाइम जेड को बता दिया गया, क्योंकि भाई मैं तेरे से बॉटल इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे को वाई को देना है। जेड जो है फेल कर जाता है, परफॉर्म नहीं करता ड्यू कोर्स में, फेल हो गया जेड। और मार्केट प्राइस ड्यू डेट में चल रही है ₹5.25। अब कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है, जेड ने एक्स को बॉटल सप्लाई नहीं की, एक्स भाई साहब बॉटल ले नहीं पाया, तो वाई ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रिसाइंड, कैंसल। बराबर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेज जो एक्स क्लेम कर सकता है जेड से इन सर्कमस्टांसेस में। पहली सिचुएशन,
एक्स जेड से कितना लेगा। दूसरा, आपका आंसर क्या होगा अगर z को नहीं पता होता x और y के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। आपका आंसर क्या होता अगर z को नहीं पता होता। बराबर, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है ऑर्डिनरी डैमेज 500 रुपए, गर्व भी कह रहा है 500 रुपए स्पेशल डैमेज। ठीक है, आइए और आने देते हैं। अब देखो तुम लोग जितने भी लोग हो, अलग अलग जो चीज बता रहे हो, दो चीज। एक है नेचुरल लॉस, जिसको हम डायरेक्ट लॉस भी बोलते हैं, और एक है विच पार्टीज न्यू। जो पार्टी को पता था भाई साहब, जो पार्टी को पता था इतना नुकसान होगा अगर मैं सप्लाई नहीं करूंगा, इसको हम बोलते हैं स्पेशल डैमेज। और डायरेक्ट लॉस वाले को हम ऑर्डिनरी डैमेज भी बोलते हैं, ओडी भी बोलते हैं। बराबर, अब बात को ध्यान से सुनना, मैं जो पूछ रहा हूं मेरा बस उतना आंसर करना। क्या जेड को पहली वाली सर्कमस्टेंसेस में, क्या जेड को यह बात पता थी? इन द फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस क्या जेड को यह बात पता थी कि हाँ भाई साहब मेरे से एक्स लेके वाई को देगा? बस हाँ या ना बताना, बस हाँ या ना बताना। पता था ना? पता था, जेड को पता था ना कि भाई मैं एक्स को नहीं दूंगा, एक्स वाई को नहीं दे पाएगा और वाई को नहीं दे पाएगा तो 500 रुपए का नुकसान होगा। ये पता था ना? पता था ना जेड को? तो ये किसके अंदर आएगा? स्पेशल डैमेज के अंदर आएगा, जहां पे पार्टी को पता था कि मेरे नॉन परफॉर्म करने से क्या परिणाम होंगे। स्पेशल में आएगा कि डायरेक्ट लॉस के अंदर आएगा? विच द पार्टीज न्यू के अंदर आएगा और डैमेज नेचुरली अराइजिंग के अंदर आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा? बराबर, तो सेकंड में आएगा। यानी कि Z को पता है अगर मैं X को बॉटल सप्लाई नहीं करता हूं तो X को 500 रुपए का नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि भाई सब देखो 4.5 रुपए में ले रहा था किससे? Z से, फिर 5 रुपए में बेच रहा था किसको? Y को। तो भाई 50 पैसे इंटू 1000 बॉटल 500। अब 500 को ऑर्डिनरी डैमेज बोलोगे कि स्पेशल बोलोगे? ये 500 रुपए को ऑर्डिनरी डैमेज बोलोगे कि स्पेशल डैमेज बोलोगे? आप बताओ, 500 को ऑर्डिनरी डैमेज बोलोगे कि स्पेशल डैमेज बोलोगे? आप मुझे बताओ, क्या बोला जाएगा इस 500 को? बराबर है, ऑर्डिनरी की स्पेशल। कुछ बच्चे का आ रहा है नेचुरल बोला जाएगा, कुछ बच्चे का आ रहा है स्पेशल बोला जाएगा। द आंसर इज यस, आप इसको बोलोगे स्पेशल डैमेज। अब कुछ बच्चों के दिमाग में घंटी बजती है, टिंग 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 टिंग, कि सर स्पेशल डैमेज में आप 500 रुपए बोल रहे हो तो कम आ रहा है सर, कम। स्पेशल डैमेज का मतलब ज्यादा डैमेज नहीं होता। स्पेशल डैमेज का मतलब होता है उतना डैमेज पार्टी को देना है, प्रॉमिसर को देना है, जितना वो जानता था कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो प्रॉमिसी को इतना नुकसान होगा। स्पेशल डैमेज का किसी नजरिए पे मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा डैमेज देना। स्पेशल डैमेज का मतलब ये होता है उतना डैमेज देना जो आपको पहले से पता था कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो सामने वाले को इतना नुकसान होगा। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, दूसरी सिचुएशन में जहां पे बोल रहा है जेड को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जेड को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई एक्स मेरे से बॉटल लेगा फिर वाई को देगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी जेड को इस बारे से। अब बताओ, जब जेड को नहीं पता था तो ये डायरेक्ट लॉस यानी कि नेचुरल लॉस यानी कि ऑर्डिनरी डैमेज में आएगा कि स्पेशल डैमेज में आएगा? ऑर्डिनरी डैमेज में आएगा कि स्पेशल डैमेज में आएगा? फटाफट बताएंगे किसके अंदर आएगा ये आएगा सर डायरेक्ट लॉस, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कुछ। अब नहीं पता था तो मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करते हैं। मार्केट प्राइस कितनी चल रही? 5 रुपए 25 पैसे। तो 5 रुपए 25 पैसे माइनस 4.5 रुपए में लेने वाला था। किससे 4.5 रुपए में लेने वाला था? जेड से। बीच में कितना बचता है? 0.75। 0.75 इंटू 1000 कितना? 750। तुम देखो ब्यूटी, देखो ब्यूटी बराबर है क्या? ब्यूटी देखो तुम, ऑर्डिनरी डैमेज में 750 रुपए मिल रहा है और स्पेशल डैमेज में 500 रुपए मिल रहा है। ब्यूटी देख रहे हो कंसेप्ट की? व्हाट इज द ब्यूटी? भाई साहब जब तेरे को बताया ही नहीं, तेरे को जब पता ही नहीं है तो तू तो मेरे को भाई नेचुरल लॉस देगा विच डायरेक्टली अराउज फ्रॉम द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग। 750 रुपए
लेकिन तुम खुद सोचो, जेड को तुम जाके बोलोगे जेड 750 रुपए दे मेरे को, जिस दिन तूने नॉन परफॉर्म किया उस दिन भाई 5 रुपए 25 पैसे चल रहा था, 4.5 में मैं तेरे से लेने वाला था। जेड क्या बोलेगा, ए गरीब इधर आ, मैं तेरे को देता 4.5 रुपए में, तो तू आगे कितने में देता, वाई को कितने में देता, 5 रुपए में ना, 500 रुपए ही कमाता ना। मैं अगर परफॉर्म नहीं किया, तेरे को 500 रुपए हुआ ना, ये ले 500 रुपए पकड़ और जा। वो क्यों देगा 750, जब उसको ये बात पता है कि आपको 500 का ही नुकसान होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। एमओर आ रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आप सीएमए इंटर के लिए मैराथन कब ले रहे हो? अगर मैराथन नहीं है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आएंगे वो बता दो। 40 बार बता चुका हूं, दिसंबर 24 में मैराथन लिया था, वही रहेगा, दोबारा नहीं लेने वाला हूं। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, उसको ही देखना है, उससे ही पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? अगर हाँ तो फटाफट जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे कराना था, ये तो मुरारी शुरारी वाला हो गया है। हाँ, अब बात को ध्यान से समझना। झूठ सच वाला भी क्वेश्चन करा दो, बिल्कुल झूठ सच वाला भी क्वेश्चन कराना है। ये झूठ सच वाला क्वेश्चन मेरे को मिल गया पेज नंबर 34 पे। झूठ सच वाले में हमको इंटरप्रिटेशन सीखना पड़ेगा। आइए झूठ सच वाला, ध्यान से बात को सुनना, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, झूठ सच वाला, झूठ सच वाला, झूठ सच वाला करा रहे हैं। आइए, मिस्टर झूठ है, ठीक है, मिस्टर झूठ है, वो इंटर कर रहा है एग्रीमेंट में विथ मिस्टर सच टू परचेज मिस्टर सच की मोटर कार 5 लाख रुपए में। झूठ बोलता है सच को कि मैं 5 लाख रुपए में आपकी मोटर कार खरीदूंगा 3 महीने के अंदर। सिक्योरिटी अमाउंट देता है 20,000 रुपए की। कौन देता है? झूठ सच को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 महीने मिस्टर सच जो है कांटेक्ट करता है झूठ को कि भाई आजा कार लेके चले जा। कोई संपर्क नहीं बनता। 3 महीने और बीत जाते हैं, मिस्टर झूठ ना तो रिस्पॉन्ड करते हैं ना तो फोन कॉल उठाते हैं। आफ्टर लैप्स ऑफ अनदर 6 महीने, और 6 महीने हो गए, यानी कि 12वें महीने के बाद अपन देख रहे हैं मिस्टर झूठ कांटेक्ट करते हैं सच को और बोलते हैं भाई मैं आपकी मोटर कार नहीं खरीदूंगा, और कहते हैं भाई साहब मेरे को मेरे 20,000 रुपए वापस किए जाए जो मैंने एडवांस में दिया था। आपको यह बताना है क्या मिस्टर सच को रिफंड करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट? क्या मिस्टर सच को रिफंड करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट? इसके मैं आपको एक कंसेप्ट की ब्यूटी देता हूं, इस कंसेप्ट की एक ब्यूटी देता हूं आपको। आप पहले इतना बता दो, क्या इसको रिफंड करना पड़ेगा? क्या क्या इसको रिफंड करना पड़ेगा? क्या सच को फटाफट बताओ, क्या सच को रिफंड करना पड़ेगा? क्या क्या सच को 20,000 रुपए रिफंड करने पड़ेंगे क्या? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, ठीक है? नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे? आइए आपको मैं बताता हूं, बात को सुनना। सबसे पहले तो सेक्शन 65 लगता कब है? 65 तब लगता है जब एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड हो। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड यानी कि एग्रीमेंट डिस्कवर हुआ वॉइड। सर डिस्कवर्ड टू बी वॉइड का मतलब क्या? और जब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड होता है, दोनों का मतलब ध्यान से समझना। भाई साहब ऐसा है, मेरे पास एक सफेद घोड़ा है, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे था, गौरव पटेल जी मेरे को टकराए, बोले सर वो आपका सफेद घोड़ा खरीदना है सर, मेरे को रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। मैंने कहा ठीक है, 1.5 लाख रुपए में डील डन। ना तो गौरव को पता है ना तो मुझे पता है, घोड़े को रात को बिच्छू ने काट लिया था, वो बेचारा रातों रात तड़प तड़प के मर गया। मैंने तो 1.5 लाख में डील कर ली थी। मैं घर आया तो मुझे पता चला अरे घोड़ा तो मर गया, यानी कि डिस्कवर हुआ एग्रीमेंट। अब मुझे पता चला अच्छा गौरव के साथ जो मैंने एग्रीमेंट किया था वो वॉइड था, क्योंकि घोड़ा तो था ही नहीं। तो सेक्शन 65 लगता है और वो कहता है कि भाई आपको रीस्टोर करना है अगर आपने कोई एडवांटेज लिया है तो। मान के चलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में मैंने गौरव जी से, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मैंने गौरव जी से 50,000 रुपए एडवांस ले लिया था कि भैया टोकन दे दो, शाम को आके घोड़ा ले जाना। ये मुझे वापस करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्रीमेंट वॉइड था उस समय भी, मेरे को पता बाद में चला। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड का मतलब क्या होता है सर? सर जब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया
कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बाद में कोई ऐसी परिस्थिति होती है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, झूठ और सच वाले सवाल पे क्या कोई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी यहां तक आई है? वो तो सिर्फ मना कर रहा है, वो तो उसको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी थोड़ी बोलते हैं, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आई क्या कि सेक्शन 65 लगेगा और बोलेगा भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है तो मेरा पैसा वापस करो, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेक्शन 65 तो दूर दूर तक नहीं लगता, सेक्शन 65 तो दूर दूर तक नहीं लगता कि भाई आप रिस्टोर करो। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या बोलता है, कहता है मानिए आपका क्या कहना रहेगा अगर मोटर कार जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है 3 महीने के अंदर, झूठ बोला था 3 महीने में लेके जाऊंगा, मोटर कार ही डिस्ट्रॉय हो जाती 3 महीने के अंदर। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो 20,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट मिस्टर सच के पास था, वो क्यों था? कि झूठ भाई साहब आप कल को नहीं आए गाड़ी लेने के लिए, तो कोई और ग्राहक को मैं तो दे ही नहीं रहा था कि आप लेने आओगे, तो मेरे को तो दोनों तरफ से नुकसान हो जाता, दोनों तरफ से नुकसान हो जाता मेरे को। इसलिए मैं 20,000 रुपए आपसे लिया था कि कल को आप अपना वादा पूरा नहीं करोगे तो नुकसान की भरपाई इस 20,000 से करूंगा। लेकिन भाई साहब जब गाड़ी ही नहीं रही, जब 3 महीने के अंदर गाड़ी ही चले गई, तो भाई गाड़ी है नहीं तो आप दोगे कहां से? ये तो कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। हाँ, क्या अब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट ना मानते हुए एडवांटेज मान लूं? अब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को सिक्योरिटी डिपॉजिट ना मानते हुए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पार्टी हैज टेकन एडवांटेज अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? हाँ सर, अब वॉइड हो गया सर, अब 65 लगेगा। अब 65 लगेगा तो अब इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, इसको एडवांस माना जाएगा अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एडवांटेज माना जाएगा अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और 65 के हिसाब से इसको लौटाना पड़ेगा, 65 के हिसाब से इसको लौटाना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, वी आर डन फॉर द डे, वी आर डन फॉर द डे। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 होता है हमारा समाप्त। यही कुछ मेजर क्वेश्चन है जो मुझे आपको कराने थे। मेरे को एक क्वेश्चन आपसे और कराना है, वो मैं कैसे भूल सकता हूं? ध्यान से, एक क्वेश्चन मुझे और कराना है। वो क्वेश्चन कहां गया है? सितंबर 24 मेरे को एक क्वेश्चन आपको और कराना है, एक क्वेश्चन आपसे और करवाना है, एक क्वेश्चन बस, रुकना, हाँ मेरे पास है कहीं तो भी। क्वेश्चन किधर गया यार? आरटीपी में इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, आरटीपी मेरे को एक क्वेश्चन, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन आपसे करवाना था, पता नहीं कहाँ चले गया, वो खो गया बेचारा, खो गया है। चलो उसको मैं कल करवा दूंगा। एंड वी आर डन फॉर द डे। एक बढ़िया क्वेश्चन था, वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसको करवा के दे दूंगा। एंड वी आर डन फॉर द डे। हम लोग कल मिलेंगे, बराबर है क्या? और कल अपन स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 करेंगे। और जो आज का क्वेश्चन नहीं मिला वो मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है? रिया कह रही है आज जल्दी, बिल्कुल बेटा, 3 यूनिट का टारगेट है। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट को 3 हिस्सों में बांटा, पहले स्टार्टिंग के 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर अगला 3 यूनिट, यानी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो तीनों हैं वो अपन कल करके लेंगे। दैट्स ऑल दोस्तों। आपकी अगर इजाजत हो तो सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूं। चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करो, जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करते जाना, कमेंट में बताते जाना कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमारे जबरदस्त हैं। कल भी आपको सारे नए नए क्वेश्चन के साथ मैं रूबरू कराने वाला हूं स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय 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 बाय।